आइए बेटा आज बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। जिस तरह हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। दो तरह की कॉम्बिनेशन होती है रेजिस्टर की, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करें। एंड कॉम्बिनेशन of resistors is called series combination. यानी कि like this. This is a symbol which we use for the resistors. So ये R1, ये R2 और ये R3, ये तीन रेजिस्टर्स हो गए। तीनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया और ये दोनों एंड्स बैटरी या सेल से कनेक्टेड। फिर वही वाली बात के कैसे पहचाने ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो बेटा अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू करें, जैसे यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ है, अब करंट के पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर यहाँ से करंट रेजिस्टर 1 में से गुजरा, फिर कोई रास्ता नहीं है सिवाय आगे जाने के, रेजिस्टर 2 में जाने के, 2 में चला गया और फिर 2 से निकलने के बाद 3 में चला गया। यानी कि देयर आर नो मल्टीपल पाथ्स, एक से ज्यादा पाथ नहीं, सिर्फ एक ही पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए। Whenever there is one path, there is a single path for current to flow. Be sure the combination is series combination. ठीक है बेटा। अच्छा, इस तरह के सर्किट की दो प्रॉपर्टीज होती है। वही प्रॉपर्टीज जैसे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़ाई थी, लेकिन अब वाइस वर्सा, रिवर्स। आई एम सॉरी, बल्कि सीरीज में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वही थी ना। पहली प्रॉपर्टी कि भाई पहली बात तो क्योंकि पाथ एक ही है, करंट स्प्लिट नहीं हो रहा, तो हर रेजिस्टर में जो करंट होगा वो सेम होगा। जैसे जब कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया था तो मैंने कहा था हर कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर सेम होगा, क्योंकि मल्टीपल पाथ नहीं है। ठीक है ना। इस तरह क्योंकि एक ही पाथ है तो हर रेजिस्टर में जो करंट गुजरेगा वो सेम करंट गुजरेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ईच रेजिस्टर विल हैव सेम करंट। और दूसरी प्रॉपर्टी बेटे, जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का V, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टर 1, कुछ अक्रॉस द रेजिस्टर 2 और कुछ अक्रॉस द रेजिस्टर 3। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की, तो लेट्स सपोज 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। देखो देखना ही पड़ेगा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो वोल्टेज ज़्यादा लेगा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी वो वोल्टेज कम लेगा। क्योंकि रेजिस्टर वो डिवाइस है जो एनर्जी लेता है, एनर्जी खाता है, यूँ समझ लो। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा वोल्टेज ले जाएगा और जिसकी रेजिस्टेंस कम है वो कम वोल्टेज लेकर जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि सर ये एंड में लगा हुआ है ना इसलिए वोल्टेज कम लेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी आप वो कहीं भी लगा दो वो वोल्टेज ज़्यादा लेगा। ठीक है। तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो लेट सपोज कि इस R1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो ये वोल्टेज ज़्यादा लेगा। उससे कम रेजिस्टेंस इसकी थी, ये कम वोल्टेज ले गया। सबसे कम रेजिस्टेंस इसकी थी, ये सबसे कम वोल्टेज ले गया। तो जैसे 6, 3 और 1, तो वोल्टेज तीनों में शेयर हो गया। ठीक है। तो टोटल वोल्टेज जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यही बात कैपेसिटर में भी थी, याद है। चलिए इसी इक्वेशन को मैं दोबारा यूज करूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बेटे हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, अगर आपको याद हो तो V की जगह IR पुट कर रहा हूं, V1 की जगह I1 R1, V2 की जगह I2 R2 और V3 की जगह I3 R3। अब क्योंकि हर रेजिस्टर में करंट सेम है तो भाई मैं I1 I2 क्यों लिखूं, बस I लिखूंगा। इन सब में से I कॉमन ले लो तो I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस
R3, I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R को कहूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर, है ना। तो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। यानी कि अब ये तीन के रेजिस्टेंस तीन नहीं रहे, दे विल बिहेव एज अ वन, जिसके रेजिस्टेंस को R से शो करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको याद हो कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ा था, सीरीज में कनेक्ट किया था, तो फॉर्मूला क्या बना? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2। और यहाँ क्या बन रहा है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर्मूला वाइस वर्सा नहीं हो गया? कैपेसिटर के लिए सीरीज में ये फॉर्मूला बना था और रेजिस्टर के लिए ये बन रहा है, फॉर्मूला उल्टा हो गया। अच्छा, इसकी वजह क्या है भाई? हमने लिखा R इज इक्वल टू V/I। भाई V इज इक्वल टू IR ना, तो R इज इक्वल टू V/I। और कैपेसिटेंस हमने लिखी थी Q/V। अगर दोनों फॉर्मूला आपको याद हो तो क्योंकि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए ये फॉर्मूले रिवर्स हो चुके हैं, रिवर्स हो गए। जो वहां पैरेलल का सीरीज का फॉर्मूला था वो यहाँ पैरेलल का होगा, और जो वहां पैरेलल का था यहाँ सीरीज का है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। तीन रेजिस्टर बता दिए गए, बैटरी का वोल्टेज बता दिया गया, कहा गया V1 बताओ, R1 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R1 पे, ठीक है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसका एक तरीका तो ये क्या, पहले आप करंट फाइंड कर लो। अगर करंट फाइंड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो देखो सुनो, हमें R1 पे वोल्टेज चाहिए, यानी V1 चाहिए, R1 पे वोल्टेज चाहिए यानी V1। तो बेटा देखो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? V1 इज इक्वल टू I1 R1। कुछ गलत लिखा है तो बता दो कि भाई R1 में से तो करंट जा रहा हो I1 और रेजिस्टर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, I1 क्यों लिखूं भाई? I1 थोड़ी लिखूंगा, करंट तो सेम है, सिंपली I लिखूंगा। V1 इज इक्वल टू भाई I, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, I की जगह लिख सकता हूं V/R, I की जगह V/R, V मतलब टोटल वोल्टेज बैटरी का सप्लाई से ला रहा है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अच्छा, V1 इज इक्वल टू V अपॉन, बेटा R किसके इक्वल निकला है? देखना, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इनटू R1। या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, R1 को पहले लिखो ना यहाँ, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो इसमें आपको करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली जो रेजिस्टेंस में वो वोल्टेज पूछ रहा है, R1 की वैल्यू बताओ, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों की वैल्यूज को ऐड कर दो, टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपको फिर करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं। क्लियर? भूलिएगा मत ये फॉर्मूला। और अगर आपको V2 फाइंड करना हो बताओ, यानी कि इस रेजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? R2 मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय V। अगर आपको V3 फाइंड करना है तो R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय। तो ऐसा सिर्फ सीरीज में होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज शेयर हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड भाई कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया, डिवाइड हो गया वोल्टेज, इसलिए इस तरह के सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो पोटेंशियल डिवाइड किस तरह से हो रहा है भाई? मतलब V1 कितना है, V2 कितना है, V3 कितना है, फाइंड करने का वो फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है जी, भूलना नहीं। आओ आगे चलो। नाउ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। अब पैरेलल में क्या है कि इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं, 3 हो 2 हो 10 हो, सबके जो लेफ्ट हैंड्स हैं वो बैटरी के ए टर्मिनल से कनेक्टेड, और जितने भी रेजिस्टर्स के राइट हैंड्स हैं वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड। इस तरह की कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। याद करें,
जब हमने कैपेसिटर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाई थी तब भी ऐसे ही किया था। अच्छा सर कैसे पहचाने पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखिए भाई यहाँ से चले, करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये आया यहाँ करंट इस पॉइंट। नाउ टेल मी हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फॉर करंट टू फ्लो, कितने रास्ते हैं? भाई कुछ करंट R1 में चला गया दैट इज I1, कुछ करंट R2 में चला गया दैट इज I2, कुछ R3 में चला गया दैट इज I3। करंट स्प्लिट हो गया, और जहां करंट स्प्लिट हो जाए तो कॉम्बिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। अच्छा इस तरह के सर्किट की भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, अब हर रेजिस्टर पे जो वोल्टेज होगा ना बेटा ड्रॉप, वो सेम होगा। और इसका रीजन मैं आपको चैप्टर 2 में ही बता चुका था कि सेम क्यों होगा, क्योंकि हर रेजिस्टर का एक एंड हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, हर रेजिस्टर का एक एंड लोअर से कनेक्टेड है, तो जिसकी वजह से हर रेजिस्टर पे जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अच्छा अब तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो टोटल करंट है I जो सर्किट में इन हो रहा था, वो क्योंकि स्प्लिट हो गया है, तो टोटल करंट I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बेटे, इस सेकेंड प्रॉपर्टी को मैं दोबारा यहां यूज कर रहा हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, वही V इज इक्वल टू IR से मैंने I को सब्जेक्ट बना दिया, तो I की जगह V अपॉन R पुट कर रहा हूं, I1 की जगह V1 अपॉन R1, I2 की जगह V2 अपॉन R2, और ये V3 अपॉन R3। ठीक है भाई, V1 V2 V3 क्यों लिखूं? क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, अगर वोल्टेज सेम है तो सब जगह V आ जाएगा, ऊपर से V कॉमन ले लें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, V3 कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी हम बनाते हैं, तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा देखिए, देखो रेजिस्टर की बात है, कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला नहीं बना था, पैरेलल में कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला तो C = C1 + C2 बना था। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगा, तो यानी कि ये हम वहां करेंगे जहां हमें रेजिस्टेंस को कम करना हो। ठीक है बेटा, चले अब यहां से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो सवाल होंगे सर्किट को सॉल्व करने वाले, वो तो वैसे ही होंगे जैसे हमने कैपेसिटर को करे थे, इससे हमें कुछ डिफरेंट मजीद क्वेश्चंस करवाता हूं, आइए डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ लें और इसका आंसर लेते हैं। 3 आइडेंटिकल लैंप्स, 3 आइडेंटिकल लैंप हैं, आइडेंटिकल है जैसे उनकी पावर वगैरह सब सेम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक साथ। द लैंप्स ग्लो विद देयर नॉर्मल ब्राइटनेस, तो तीनों नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ जल रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। इफ वन ऑफ द बल्ब गोज आउट, अगर उनमें से एक बल्ब खराब हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ अदर 2 लैंप, तो बाकी 2 जो लैंप हैं उनकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा? ब्राइटनेस ऑफ अदर 2 इंक्रीजेस, क्या जो 2 बचे हैं उनकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस ऑफ अदर 2 डिक्रीजेस, उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, अदर 2 विल ग्लो विद सेम ब्राइटनेस, उनकी ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल ब्राइटनेस से आप चलते रहेंगे, या फिर अदर 2 विल नॉट ग्लो, वो जो दोनों बल्ब है वो भी नहीं लाइट अप होंगे, ग्लो नहीं करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखें इसका आंसर क्या होगा कि अगर 3 लैंप्स आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए,
और ये बैटरी से कनेक्टेड है। अगर इनमें से एक बल्ब खराब हो जाता है तो याद रखिएगा एक बल्ब के खराब होने का मतलब है वहां से सर्किट ओपन हो गया। जैसे यूं समझ लो कि जैसे बीच में से किसी ने वायर काट दिया, अगर बीच में से कोई वायर काट गया तो क्या बाकी दो लैंप लाइट अप होंगे? और इससे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है, कोई सा भी बल्ब, चाहे वो कोने वाला चाहे वो बीच वाला, कोई भी बल्ब अगर खराब हो गया तो समझ लें वहां से सर्किट ओपन हो गया, ब्रेक हो गया। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि बाकी दो में भी सप्लाई बंद हो जाएगी, बाकी दो भी बंद हो जाएंगे। ये भी वजह है कि आपके पूरे सर्किट घर में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज में नहीं की जाती, क्योंकि अगर पूरे घर में वायरिंग सीरीज में कर दें, मुझे अगर एक पंखे को बंद करना हो, अगर फैन को बंद कर दूं, सब कुछ बंद हो जाएगा, या तो सारे ऑन एक साथ होंगे या सारे ऑफ एक साथ होंगे। इसलिए आपके पूरे घर में वायरिंग सीरीज में नहीं की जाती बल्कि पैरेलल की जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम सीरीज में कर भी दें, एक तो नुकसान क्या हुआ कि अगर मुझे एक डिवाइस बंद करना पड़ा तो फिर सारे बंद हो जाएंगे। और दूसरा डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर मैंने सीरीज में कर दिया तो सीरीज में वोल्टेज शेयर हो जाता है। अब हमारे घर में मेन सप्लाई में कितना वोल्टेज आ रहा है? 220। अब अगर मैं सबको सीरीज में कर दूं तो 220 तो फिर शेयर हो जाएगा ना, कि भाई फॉर एग्जाम्पल 40 वोल्ट मिल गया एसी को, 20 वोल्ट मिल गया फ्रिज को, 10 वोल्ट मिल गया सेवर को, तो क्या आपके अप्लायंसेस रन करेंगे इतने कम वोल्टेज पर? नहीं। तो इसीलिए आपके पूरे घर में वायरिंग पैरेलल की जाती है, और पैरेलल करने पर हर एक का स्विच अलग होता है। अगर आप पंखा बंद भी कर दें तो उससे सेवर बंद नहीं हो जाएगा, फ्रिज बंद नहीं हो जाएगा। और फिर पैरेलल करने पर हर अप्लायंस को कितना वोल्ट मिलता है? 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो इसलिए पूरे घर की वायरिंग पैरेलल की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? अदर टू विल नॉट ग्लो, क्योंकि किसी भी एक बल्ब का, कहीं से भी कोई भी बल्ब खराब हो, वहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए बाकी दो लैंप्स भी बंद हो जाएंगे। ठीक है बेटे, आइए आगे चलिए। देखिए भाई, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से ये क्वेश्चन भी। आइए पढ़ते हैं इसको। A wire having resistance 12 ohm, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटे? 12 ओम। क्लियर? इज बेंड टू फॉर्म अ सर्किल। पहले वो वायर थी स्ट्रेट और उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 12 ओम। ठीक है, उसी वायर को तोड़ा उस वायर को बस ऐसे करके सर्किल बना दिया, लाइक दिस। ये वायर थी और उसकी रेजिस्टेंस कितनी बताइए बेटा? 12 ओम। इसी को हमने बेंड करके सर्किल बना लिया, बेंड कर दिया। ठीक है बेटा, अब वो क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ लेते हैं। अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंड की टू फॉर्म अ सर्किल, सर्किल बना लिया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन बन गई। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द डायामीटर? तो इसके डायमीटर के दो एंड्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो भाई डायमीटर ये होगा ना, देखना ये होगा ना डायमीटर। इसको एंड ए और इसको एंड बी कह देता हूं। तो इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा फोर्स समझना, प्लीज कंसंट्रेट। समझ भाई, टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी? 12 ओम। जब मैंने इसको बेंड करके सर्किल बना लिया तो समझ लो मैं अब इसको दो हिस्सों में कंसीडर करूंगा। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेमी सर्किल, सही है। अब यूं समझ लो कि जैसे ये वायर थी ना, इसको दो पीसेस में तोड़ दिया, दो पीसेस में, एक ऊपर हो गया और एक नीचे आ गया। अगर दो पीसेस में तोड़ दिया, यूं समझ लो इसकी लेंथ हाफ हो गई। भाई देखो ना, पूरा सर्किल बना दिया ना, तो ये मैं दो पार्ट कंसीडर करूं ना, ये अपर सेमी सर्किल और ये लोअर सेमी सर्किल। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले की भी हाफ हो गई लेंथ, नीचे वाले की भी हाफ हो गई। अगर लेंथ को हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ हाफ करने का मतलब रेजिस्टेंस हाफ। तो अगर टोटल वायर की रेजिस्टेंस थी 12 ओम,
तो दो हिस्सों में अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये जो अपर सेमी सर्किल है, अपर वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी बची होगी? 6 ओम, आधी हो गई होगी। इसकी भी कितनी होगी? 6 ओम, आधी हो गई होगी। अब यूं समझ लो कि दो रेजिस्टर हो गए 6 ओम और 6 ओम के, और ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। अब आप सोचोगे सर पैरेलल कैसे कनेक्टेड है? भाई उसने दो एंड्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी है ना, मतलब अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो यूं करूंगा ना, ऐसे ही करूंगा ना बैटरी कनेक्टेड, नेगेटिव या पॉजिटिव। चलो अगर यहां से करंट आए, ये करंट आया, ये यहां पहुंचा करंट। अब मुझे बताओ यहां पहुंचने के बाद करंट के पास कितने रास्ते हैं? कुछ करंट ऊपर चला जाए, कुछ करंट नीचे चले जाए, करंट स्प्लिट हो गया, और जहां करंट स्प्लिट हो जाए वो कौन सी कॉम्बिनेशन होती है? पैरेलल। तो इसका मतलब अब इनको पैरेलल सॉल्व कर लो। पैरेलल में फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बेटे? 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2। 1/R is equal to 1/R1 कितना बेटा? 6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम 6 पे 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटे? 2/6। हमें 1/R थोड़ी चाहिए, हमें तो एंड में R चाहिए होता है ना, तो इसको रिवर्स कर दे। जब इसको रिवर्स करेंगे वो वैल्यू भी रिवर्स होगी, तो R is equal to 6/2। 3 ओहम इसका आंसर है।